हेलो हेलो हेलो। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं एक और अच्छा सा चैप्टर जो है अपना केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। मतलब रेडियो एक्टिविटी में इसमें घुसा दूंगा लास्ट में। केमिकल काइनेटिक्स मेनली इस चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी, अपन ने पढ़ी है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो ये बताता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन है उसकी उसकी जो रिएक्शन है वो कितनी परसेंटेज तक हुई है। समझ रहे हो, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन ये बताता है। ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी जो बताता है एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, और अब अपन पढ़ेंगे काइनेटिक्स जो बताएगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन की रेट किस तरह से चेंज हो रही है, या व्हाट इज द रेट या टेम्पोरल रिलेशन, टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है आपके रिएक्शन की। तो ये बताता है तुम्हारा कि मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये बताता है कि तुम्हारा एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये टाइम के साथ रिलेशनशिप बताता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो रेट तुम्हारा होता है कि चेंज ऑफ रेट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर टाइम पर लीटर। ठीक है ना। तो ये अपन एम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये मोलर, ये याद है ना, मोल पर लीटर, मोलैरिटी वाला ये वो है। ठीक है ना। तो अब इसमें टाइप्स ऑफ रेट होती है, एवरेज रेट होती है कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है। अब भाई ये सब चीजें तो यार मतलब डेफिनेशन है, इनसे क्वेश्चन वगैरह कोई आएगा नहीं। एवरेज रेट क्या होती है कि भाई तुम्हारी चेंज टोटल जो है वो कितनी हुई ओवर सर्टेन टाइम। एक होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होती है बताओ, डीसी बाई डी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। और डीसी बाई डी जो होता है ना वो तुम्हारा हो जाता है डी पी बाई डी टी या फिर माइनस डी आर बाई डी टी। मतलब कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना उसकी रेट का डिफरेंशियल, मतलब उसका डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। तो ये सब समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की रेट तुम निकालोगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन है कि भाई इस तरफ कितनी तेजी से जा रहा है। और अगर तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस को तुम नेगेटिव कर डालो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, वो वाली बात है। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर अपन एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ये जैसे ये तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो इसका जो स्लोप है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट, क्योंकि ये डीसी बाई डी है। समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये वही चीज है, ये सब तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी वगैरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे होते हैं ना, वैसे ही यही चीज है। अब अपन जाते हैं रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है उसके ऊपर। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास जैसे रिएक्शन और यहां से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं तो ध्यान से अब सुनना। ठीक है, अभी तक तुमने नहीं सुना हो ना, कान बंद करके बैठे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता खास। अब ध्यान से सुनना। जैसे तुम्हारे पास रिएक्शन ये है, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 की अगर अपन बात करें वो कितनी हो जाएगी, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt। क्या ये होगी, नहीं, इसके आगे माइनस साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट्स का जब अपन लिखते हैं तो आगे माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 क्या जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस डी N2 बाय dt। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 कितनी हो जाएगी बताओ, माइनस डी H2 बाय dt। समझ रहे हो, इतना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। और सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया कितनी हो जाएगी, डी NH3 बाय dt। अब यहां पे माइनस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई यहां पे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना मेरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इस केस में, ये तुम्हारी रिएक्शन हो रही है ना, ये वाली ये रिएक्शन, इसके अंदर रेट जो है, रेट ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन होती है ना, वो ऐसे नहीं निकाली जाती है। उसमें अपन क्या करते हैं कि इसके जो कोएफिशिएंट है ना हर टर्म के, उससे डिवाइड कर डालते हैं। ठीक है। तो माइनस डी N2 बाय dt ये तो सेम रहेगी क्योंकि यहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। और इस रेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी H2 बाय dt। सही है क्या, ये नहीं है, डिवाइड बाय 3 भी करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है। अब ये समझो क्यों हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, मतलब तुम ये समझो कि अगर जैसे x मोल ये कंज्यूम हुआ है, ठीक है ना, तो ये 3x मोल कंज्यूम हुआ है। ठीक है ना। और ये 2x मोल कंज्यूम हुआ है और बनाया हुआ है, सॉरी, समझ रहे हो, मतलब अगर ये x मोल कंज्यूम हुआ है तो ये चलो रेट बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये 3x मोल कंज्यूम हुआ है, तुम्हारी रिएक्शन केवल x ही हुई है, तो यहाँ पे तो 3x आ जाएगा ना ये तो इसलिए डिवाइड बाय 3 अपन ने कर दिया। सिमिलरली डिवाइड इक्वल टू 1/2 नेक्स्ट। तो ये अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट था चैप्टर का कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, उसमें अपन कोफिशिएंट से डिवाइड कर डालते हैं। ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ अब यहां पे अपन कुछ एक नोट देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू जो होती है ना वो डिपेंडेंट होती है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज्ड इन द रिएक्शन, जबकि रेट ऑफ स्पीशीज फिक्स्ड होती है। मतलब कि क्या, तुम जैसे इस रिएक्शन को ऐसे लिख डालते हैं कि 2 + 6 गिव्स 4, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है क्योंकि यार तुम्हारी रिएक्शन अब चेंज हो गई है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी रिएक्शन अब ये वाली है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्पीशीज वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। देखा ना तुमने? तो ये चीज अपन एक दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कई बार जिसके अंदर क्या देते हैं कि तुम्हें है ना टाइम दे देते हैं कि 0 मिनट पे इतना था, 60 मिनट पे इतना प्रोडक्ट है, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये कोई खतरनाक चीज है नहीं, तो इस पे कोई क्वेश्चन वगैरह मैं कराऊंगा नहीं, सिंपल सी चीज है। एनसीईआरटी का तो तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन भी करा ही देते हैं, तुम लोग बोले क्वेश्चन नहीं कराए भैया ने। तुम्हारे पास टाइम था T1 T2, इस पे तुम्हारे पास कोई रिएक्शन थी, उसके अंदर तुम्हारे पास लेट से कि प्रोडक्ट तुम्हारा था वो था ही नहीं, और अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट 30 m बन गया है या 0.3 m बन गया है, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, ठीक है। और रिएक्शन तुम्हारे कुछ है P + Q = R, तो बताओ क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, dR/dt। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R जितना है तो 0.3 - 0/60 - 0, तो निकाल लो जितना भी आता है 0.005 मोल पर मिनट, आंसर आ गया ये, ठीक है ना। तो ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आते रहते हैं, अपन उनको ध्यान नहीं देंगे, अपन उन पे मतलब आ जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन इन पे अपन से इनसे बड़ी चीजें अपने पास करने को, तो अपन आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, अब थोड़ी थ्योरी आएगी दबा के, है ना, तो हम याद करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, कलर चेंज कर लेते हैं इसी के साथ यहां पे। सबसे पहले तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट होती है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डिक्रीज होगी पासेज ऑफ टाइम के साथ, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन ने देखा ही था, जैसे अपन ये ग्राफ नहीं देख रहे थोड़ी देर पहले, ये रिएक्शन हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे कम हो रही है, देखो स्लोप भी कम होता जा रहा है, वो वाली बात थी, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, ठीक है ना। इसको अपन बाद में और डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हर चीज के अंदर मोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई हर जगह पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ही, समझ रहे, मतलब डिपेंड करता है ना। कई बार ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है पॉसिबल, जिसमें तुम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लो तो स्लो हो जाए, तो अपन वो सब देखेंगे आगे, लेकिन एक जनरलाइज स्टेटमेंट अगर अपन निकालें तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अब ये तो ऑब्वियसली है ही, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भाई चीज का नेचर कैसा है उसे काफी फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे फिजिकल, जैसे गैसियस स्टेट की रिएक्शन यूजुअली लिक्विड स्टेट से ज्यादा होती है, विच इज इवन मोर देन सॉलिड, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होती है तो कोलिजन ज्यादा होगी, ठीक है ना। फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज कम होता है ना तो रिएक्शन तेजी से होती है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एक्सपोज होता है। जैसे ये वाली चीजें ज्यादा रिएक्ट करेगी वर्सेस एक बॉल बना के करोगी, सरफेस एरिया इनका ज्यादा है, ये अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट होता है अपना, हाँ, एक और केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारा जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड्स ताकतवर है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि इजीली नहीं होती रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे कैटालिस्ट की वजह से क्या इफेक्ट होता है। अब ये सारे पॉइंट्स तो हम एनसीईआरटी के अंदर जाके देख सकते हो, थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, इनको जाके रीड कर लेने से फायदा होता है, तो प्लीज जाके रीड करना, ठीक है ना। तो प्लीज जाके इनकी एनसीईआरटी से भी एक बार रीडिंग करनी है, ओके, क्योंकि रीडिंग करने से हमारा दिमाग तेज होता है और चीजें दिमाग में याद रहती है ना। केमिस्ट्री में रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है यार तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, नेगेटिव होता है तो कम होती है। अपने पढ़ा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेना, ठीक है ना, अगर तुम बाद में पढ़ रहे हो चैप्टर। इफेक्ट ऑफ पीएच, तो पीएच जो होती है ना वो अफेक्ट करती है। कई सारी रिएक्शन केवल एसिडिक मीडियम में होती है, तुमने देखा होगा ना, ऑर्गेनिक में लिखते हैं कि एसिडिक मीडियम ओनली, तो वो सब में पीएच की वजह से फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना उतना ज्यादा तेजी से आपकी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, एक फैक्ट है। रेडिएशन कई बार फोटोकेमिकल रिएक्शन फास्ट करने में हेल्प करती है, रेडिएशन या फिर लाइट, जिसको अपन एच न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। प्रेशर, प्रेशर गैसियस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कई बार इफेक्ट कर देती है अगर तुम्हारी जो स्पीशीज है वो मैग्नेटिक हो या फिर पोलर हो, ठीक है ना। तो ये तो चलो हो गई थ्योरेटिकल बातें, एनसीईआरटी से देख लेना। अब अपन बात करेंगे थोड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें अपन करेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे भर भर के। वो होता है रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ या डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो रेट जो क्या होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑर्डर के, ठीक है ना।
अभी ऑर्डर क्या होता है हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व वगैरह करते हैं और इसका डिफरेंशियल वो हटा देते हैं ना अपन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो सब मैं आगे बताऊंगा कि भाई एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेशन होती है। तो ये बेसिकली आपका रेट लॉ हो जाता है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू समथिंग कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है ना। अभी ऑर्डर क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन देखते हैं क्या है ये। अब इस के का जो यूनिट है, ठीक है, के का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस ऑर्डर, ठीक है ना, इनटू टाइम इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये मोलर पर टाइम होता है ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, सॉरी हाँ, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो इसलिए हो गया ना कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस ऑर्डर इनटू टी इनवर्स हो गया है, ठीक है ना। मतलब बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन लगा रहा हूँ, कुछ खतरनाक नहीं कर रहा हूँ, घबराना मत। अब अपन एक आपको मैं बता देता हूँ कि जो को होता है ना, सॉरी जो के होता है ना, के ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। टेम्परेचर और नेचर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है, बाकी नहीं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है, मैं सारे क्लियर करूंगा, ठीक है, सारे क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला कंफ्यूजन है कि भाई ऑर्डर क्या होता है ये। तो एक टर्म आती है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है ना। तो जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, M1A प्लस M2B गिव सम प्रोडक्ट, जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो हमने एक्सपेरिमेंटेशन की इस पे किसी तरह से, और हमने पाया कि इसकी जो रेट है ना, इसकी जो रेट है वो डिपेंड कर रही है ए के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर पी और बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर क्यू पे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए वो पी है, इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्यू है, और इसका ओवरऑल ऑर्डर जो है वो पी प्लस क्यू है। समझ रहे हो, मतलब ये नेट कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो ना, वही चीज है ये, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ बात मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ऑर्डर होता है ना वो जीरो भी हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आज तक किसी भी रिएक्शन का पूरा ऑर्डर जो है ना, कंप्लीट ऑर्डर, वो नेगेटिव कभी नहीं आया। मतलब किसी एक स्पीशीज पे नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज नेगेटिव नहीं आता है, आज तक नहीं ऑब्जर्व किया गया है। इसीलिए अपन ने लिखा था फर्स्ट पॉइंट कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ यूजुअली इंक्रीज होती है रिएक्शन, ठीक है ना। तो अपने सिलेबस के हिसाब से अपन ये बोलेंगे भाई हो सकता है कि भाई कोई लेटेस्ट रिसर्च में कुछ आया हुआ हो, तो वो हम नहीं डील करेंगे उसके साथ, है ना। तो अब ये जो ऑर्डर होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तुम ऐसा लिख के नहीं बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू अपन प्रेडिक्ट कर सकती है, एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। तो अपना ज्ञान ना लगाए, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है उसको हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन जो थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जो जिसका जो रेट लॉ है ना वो कुछ ऐसा है, माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल टू के वन सी अपॉन 1 प्लस के टू सी, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये जो रेट लॉ है। तो हमें ये पूछना है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हेन सी इज वेरी हाई और व्हेन सी इज वेरी लो। तो अब सी अगर बहुत हाई है, ठीक है ना, सी अगर बहुत हाई है तो ये सी के टू सी जो है 1 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के वन सी अपॉन के वन के टू सी, क्योंकि ये 1 तो ऑलमोस्ट नहीं लोगे ना इसके कंपेरिजन में, अगर वेरी वेरी हाई है सी। तो अपन ये सी काट के k1 बाय k2 कर देंगे, और ये कांस्टेंट है। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि समझ रहे, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 0 है इसके अंदर, इसलिए, ठीक है ना। अब अगर वेरी वेरी लो है, ठीक है, डीसी बाय dt अगर वेरी वेरी लो है, तो ये जो 1 है ना ये डोमिनेट करेगा k2c पे, तो ये k1c अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये k1c पावर 1 है, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, तुम कर सकते हो आई थिंक, है ना, कोई ज्यादा खतरनाक हुआ नहीं है। अब अपन बात करते हैं यार इंटीग्रेटेड रेट लॉस की, ठीक है ना, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉस। तो रेट लॉ बेसिकली क्या होता है कि भाई तुम्हारी जो रिएक्शन है उसकी जो रेट है, मतलब माइनस, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन की जो है ना, आपकी बात मैंने आपको बताया था रेट लॉ कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में अमोनिया वाला एग्जांपल देके, मतलब रेट कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया। और रेट लॉ क्या बोलता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंड करता है फॉर ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा, और ये रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम लॉ अपन देख नहीं रहते, इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो के सी था अपना या के पी था वो अपना प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा था, लेकिन जो रेट लॉ के अंदर जो आता है ना वो आपके क्या रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कई बार तो 0 भी हो सकता है, तो जनरली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स। अब अपन देखते हैं कि यार अपन ने डीसी बाय dt तो लिख लिया, अब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की।
ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले अपनी जिंदगी में बात आती है। ये क्या है कि तुम्हारे पास अगर जैसे रेट लॉ जो है वो कुछ इस तरह से कि रेट इक्वल टू के, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, के को कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर जीरो यानी कि के। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो क्या हो जाएगा तुम्हारा डीसी बाय dt, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो ये तो एवरेज एक ही कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सी नॉट माइनस सी टी अपॉन टी, मतलब माइनस डी सी बाई डी टी। तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा सी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट होती है। जो तुम ग्राफ से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है ये कि तुम्हारे पास जैसे ये सी नॉट था और ये तुम्हारे के स्लोप के साथ या माइनस के स्लोप के साथ नीचे जाता जा रहा है अप टू कॉन्सेंट्रेशन जीरो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इसके अंदर आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है एट टाइम टी इक्वल टू सी नॉट बाय के, क्योंकि तब कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी जीरो हो जाएगी मतलब रिएक्टेंट्स की। तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन इतने टाइम पे फिनिश हो रही है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। हाफ टाइम पीरियड क्या होता है, जब तुम्हारी आधी रिएक्शन हो जाए वो क्या हो जाएगी सी नॉट बाय टू के, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपकी जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, केवल एक कॉन्स्टेंट होती है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। या इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, तो ये स्लाइड हो गई तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इसके एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, जैसे HI का डिकम्पोजिशन H2 और I2 में होता है, वो जीरो ऑर्डर होता है ना, गोल्ड की प्रेजेंस में। तो ये सब तुम एग्जाम्पल्स वगैरह देखो, याद नहीं करने होते, कोई पूछता नहीं एग्जाम्पल्स कि भाई एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताओ, कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। बोर्ड में पूछा तो एनसीईआरटी में पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल एक तो मैंने बता ही दिया। फिर आती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर जैसे तुम्हारा कोई ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहले ए था, ये जीरो था टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, फिर ये ए माइनस एक्स हो गया और ये एक्स आ गया, मतलब सॉरी कुछ भी बन गया, ये टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी। तो हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो रेट ऑफ चेंज जो है ना डी एक्स बाई डी टी, मतलब वो जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तुम्हारी डिपेंड कर रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तुम हो जा रही है तुम्हारी इस तरह से कुछ, ठीक है ना, क्योंकि x कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ, ठीक है ना, x आगे बढ़ी है रिएक्शन, तो dx बाई डी और ये तुम्हारा इतना हो गया। हम ये बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये समझ रहे हो, ये रिएक्शन बन गई। इसको अपन ने इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास कुछ आएगा इस तरह से कि मतलब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे ना तो डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इसमें कुछ ऐसा आ जाता है कि t इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है ना। और ये a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये a माइनस एक्स क्या है, लेटर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको सी नॉट बाय सी टी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपनी हो जाती है रेट लॉ या रिएक्शन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये 2.303 कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे ln आएगा और अपन यहाँ पे लॉग विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप समझिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है इसको अपन दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो अपना ये वाला तरीका ही हो गया, k इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाय सी टी अपॉन टाइम टी, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया ये सी टी इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है ना। और तीसरा तरीका इंटरवल, अगर तुम्हारे पास दो टाइम टी और टी वन और टी टू दिए हुए ना तो तुम के ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये तीनों तरीके से आपको याद होना चाहिए, तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार आपको दो टाइम बता देंगे, कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे, बोलेंगे कि बताओ रेट कांस्टेंट क्या है, तो तुम निकाल सकते हो बेसिकली, है ना। अब आता है कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ का। टी हाफ क्या होता है कि जब तुम्हारी रिएक्शन आधी हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सी टी की वैल्यू क्या कर देंगे, सी नॉट बाय टू। तो ये क्या आ जाएगा, टी यहाँ पे टी हाफ डाल दो तो इसको यहाँ लाओ 2.303 बाय टी इंटू लॉग टू। तुम इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे ना तो ये ऐसा आ जाता है 0.693 बाय टी। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, ये आपके फिजिक्स में भी आती है, ठीक है। हाफ सॉरी ये के आएगा यहाँ पे, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो, इसमें कुछ खतरनाक है नहीं, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट इज दिस। तो तुम निकाल नहीं सकते क्या, कर सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, आ जाएगा आंसर इससे, है ना। और इसका अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर अपन देखें, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर अपन देखें इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है,
ठीक है, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ था। ये क्या है, ये अगर अपन इसका लॉग लॉग ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये टी वर्सेस लॉग सी टी अगर अपन बना रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है ना। और ये जो टैन थीटा है जो स्लोप है वो आएगा -2.303/k, मतलब बेसिकली ये ग्राफ इसका है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये लॉगरिथमिक ग्राफ बनता है इस तरह का, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है वाटर और O2 के अंदर, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अब इस बात को समझो तुम लोग कि भाई अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ठीक है ना। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसके अंदर लीनियर कर्व आता है, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉगरिथमिक कर्व आता है। अपन देखेंगे नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और आई थिंक ये लास्ट है, थर्ड ऑर्डर वगैरह पे नहीं जाएंगे, आपको मैंने बता दिया अभी कैसे कर सकते हो। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है इसमें दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसमें दो तरह के टाइप हो सकते हैं, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। पहला तो ये है कि A+A गिव्स प्रोडक्ट टाइप की, कि ये A है, ये A है, ये A-x, ये A-x हो रहा है। फिर तुम्हारा dx/dt जो है वो k A-x⁴ पर डिपेंड कर, इसको तुम इंटीग्रेट करते हो तो इसका रेट लो ऐसा आ जाता है पहले जैसे ही, ठीक है। इसका रेट लो ऐसा आता है वही पहले जैसे ही। भाई इतना तो कर सकते हो ना, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तुम लोग, है ना। A-x को ct लिखना, a को तुम लिखना c0 पहले जैसे क्या था, क्योंकि थोड़ा सा तो यार देखो खुद से एफर्ट लगाओ वरना तुम सीखोगे नहीं, ओके। फिर अपना आता है नेक्स्ट कि A+B गिव्स प्रोडक्ट्स, इसके अंदर A और B था, ये A-x है, ये B-x है। फिर तुमने ऐसे ही रेट लॉ लिखा और इंटीग्रेट किया ना, तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब dx/dt = k A-x B-x। बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास रेट लॉ ऐसा आएगा k = 2.303/t B-a log a B-x b A-x। तो अब मैं तुम्हें एक दो बातें लिख के दे रहा हूं कि तुम्हें आईआईटी के अंदर स्पेशली जेई मेन के अंदर कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो ये पूछेगा, ये वाला इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई ओहो ये क्या हो गया, तो घबराने की बात नहीं है। वैसे ये भी आसानी हुई, खतरनाक इंटीग्रेशन नहीं थी ये, ठीक है ना। इसको बस इन्होंने स्प्लिट किया है यहाँ पे लाके, तो भी आप याद रख सकते हैं। स्पेशली अगर एडवांस के लिए एम कर, या तुम्हें भी अच्छे नंबर लाने, तो भाई ये वाला याद रखना है, वरना ये वाला तो अपन को आना ही चाहिए, ठीक है ना। ये तो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ नहीं था। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इसकी मैंने तुम्हें रेट लॉ डिराइव करके बता दिया। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, 99 ऑर्डर की आए तो तुम कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन अलग तरह से हो जाएगी बस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। सूडो मतलब नकली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सूडो फॉर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर की रिएक्शन कई बार फर्स्ट ऑर्डर में बन जाती है अगर आपका रिएक्टेंट एक लार्ज एक्सेस में हो, जैसे कि अगर तुम्हारे पास A+B गिव्स प्रोडक्ट्स जैसे है, ठीक है ना। इसकी रेट लॉ जो है वो क्या है तुम्हारा k A⁴ B⁴ जैसे ये तुम्हारा रेट लॉ होना चाहिए था। लेकिन हाँ, तो अब इसके अंदर देखो इसका जो k कितना आता है, अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, 2.303/t A-b इंटू इंटू लॉग b इंटू A-x अपॉन a इंटू B-x। अब तुम ये मानो कि b अपन ने बहुत ज्यादा ले लिया, मतलब b इज ग्रेटर देन a, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये तो a हट जाएगा, -pt हो जाएगा, क्योंकि a से बहुत ज्यादा बड़ा है, अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे b तुम्हारा 1000 है और a 1 है, तो 1 - 999, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू -b, राइट। तो ये इसलिए, और यहाँ पे log जो है इसके अंदर भी तुम्हारा ये B-x है ना, उसमें भी x हट जाएगा क्योंकि b बहुत बड़ा है, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये A-x अपॉन a बन जाएगा। तो अब इस माइनस को तुम इसमें एडजस्ट करोगे ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन लॉ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये KB = 2.303/t log a अपॉन A-x है। तो ये देखो, ये जो KB है ना, इसको तुम k' लिख डालो, और ये तुम्हारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्योंकि देखो है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन अपने b बहुत ज्यादा लिया ना, इसलिए इसकी रेट लॉ एकदम फर्स्ट ऑर्डर जैसी लग रही है। अगर तुम ये KB को k' मान लो, ठीक है ना, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। जो k' है इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसका यूनिट आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही होगा, और k का जो यूनिट है ना इसका, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का होगा। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर जैसे है, उसमें क्या होता है, सुक्रोज लेते हैं, उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, फिर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इसकी टेबल वेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, आप देख सकते हो सबके अंदर, है ना। अब इसमें अगर अपन इसकी वो देखते हैं ना, ग्राफिकल कंपैरिजन, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन, जैसे अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो जीरो ऑर्डर में बताओ कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कैसा आएगा,
अगर अपन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो आएगा ऐसा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, और सेकंड ऑर्डर के अंदर अगर अपन 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना वो कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ में जाके तुम देख सकते हो, मतलब वो मैंने रिएक्शन बताई ना, इसको यूज करके तुम देखना ग्राफ प्लॉट करके ऐसा ही आएगा। रेट की बात करें, रेट की अगर अपन बात करें तो जीरो ऑर्डर के अंदर कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो उसमें लीनियर रहती है, लीनियरली इंक्रीज होती है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है। और सेकंड ऑर्डर के अंदर रेट कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर के साथ लीनियरली वेरी करती है, ठीक है ना। टी हाफ की बात करें, हाफ टाइम की, हाँ मतलब टी हाफ की बात करें तो वो जीरो ऑर्डर के अंदर बढ़ता रहता है आपका लीनियरली। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कांस्टेंट होता है, अपने देखा था 1/2 ln2/λ रहता है वो, ln2/k। और 1 और टी हाफ इन केस ऑफ योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन के साथ लीनियरली वेरी करता है। तो मैंने कुछ ग्राफिकल बता दिया, इन पे कई बार जेईई एडवांस वगैरह में ग्राफ का क्वेश्चन बन जाए तो आप देख सकते हो ग्राफ्स को। कुछ भी नहीं है ये ग्राफ, मैंने बेसिकली अपने वो लगाई है, इक्वेशन जी नहीं होती है ग्राफ की, y इक्वल टू mx प्लस सी, उसको यूज किया है विद द रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉस, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। तो ऐसे घबरा मत जाना कि ओ हो भाई ये क्या आ गया, है ना। तो ये अपनी एक बात हुई, ठीक है। अब अपन देखते हैं यार एक और चीज जो इसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, कलर चेंज करने के बाद ब्लू कलर कर देते हैं। मेथड्स टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, मेथड्स टू डिटरमाइन रेट, ठीक है ना, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या लिखा हूं, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि भाई अपन ने ऑर्डर की बात तो कर ली, अब ऑर्डर निकाले कैसे। तो पहला होता है इनिशियल रेट मेथड, ठीक है ना, इनिशियल रेट मेथड। ये अब क्या होता है देखते हैं। तो तुम क्या करते हो, इनिशियल रेट को मेजर करते हो, वेरी करते हो कॉन्सेंट्रेशन को, और फिर फाइंड करते हो, बाकी का कांस्टेंट रखते हो, फिर फाइंड करते हो भाई क्या ऑर्डर है। जैसे तुम्हारी रेट है किसी रिएक्शन की a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c, जहां पे b जो है वो कांस्टेंट है और जो c है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो दो इनिशियल डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के लिए हमारे पास आ जाता है R01 इक्वल टू k A0 1 रेज टू पावर a, ठीक है, अगर तुम b और c को कांस्टेंट रख रहे हो तो, ठीक है ना, मतलब a और b और c को कांस्टेंट रखा है तो तुम्हारे पास दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। देखो यहाँ पे है ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। A0 की अपने दो अलग अलग वैल्यू लेके देखी, और देखो अपने पास दो अलग अलग रेट्स आएंगी, ठीक है ना। और तुम फिर क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर डालो, ठीक है, और फिर तुम मेजर करो। तुम्हारे पास ये रेशियो है, तुम्हारे पास ये रेशियो भी है, फिर तुम ए निकाल सकते हो लॉग लेके, आ जाएगा। तो इससे अपन एक तरीका ऑर्डर डिटरमाइन करने का, ठीक है ना। इनिशियल रेट को अपन बाकी सब कांस्टेंट फिक्स करते हैं, फिर करते हैं, फिर अपन करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब ये क्या नई दिक्कत आई है देखते हैं अपन, ठीक है ना, ये क्या नई दिक्कत है अपन देखते हैं। इसमें ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। इसमें अपन क्या करते हैं कि काइनेटिक डेटा को लेते हैं और उसको कर्व पे फिट करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास जैसे लेट से इस तरह का आ रहा है डेटा, ठीक है, जो इस तरह से रफली फिट हो रहा है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग फिर रेट लॉ लगा लेते हैं, लॉग वॉग लेके देखते हैं कि कौन सा वाला सही फिट हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकली वगैरह आप करते हो मैथमेटिकल कंडीशंस वगैरह के थ्रू। और गाइस तो इसके साथ रेट लॉज वाला सब खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट और आता है कि मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, की भाई तो हमारी रिएक्शन कितनी प्रोग्रेस हुई है वो कैसे पर मेजर कर सकते हैं। उसके तीन तरीके होते हैं, होता है प्रेशर मेजरमेंट, कि भाई तुम देख लो अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है तो तुम उसमें जाके प्रेशर मेजर कर लो कि भाई कितना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई रिएक्शन कितनी हुई है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, जैसे अपन ने देखा नहीं था जैसे a प्लस बी गिव्स c, जैसे ऐसा कुछ है। तो ये जैसे तुम्हारे पास पहले पी नॉट प्रेशर था, फिर तुम्हारे पास और ये भी पी नॉट था, तो पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स, और ये एक्स जैसे हो गया, तो तुम्हारे पास माइनस एक्स नोट नेट, तो प्रेशर कम हुआ है। तो इसको मेजर करके तुम बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि रिएक्शन कितनी हुई है, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में अपन नहीं घुसेंगे, सिलेबस में नहीं है डेप्थ इसकी, लेकिन समझ रहे मतलब प्रेशर से अपन समझ सकते हैं कि भाई कितनी रिएक्शन हुई है। इसके अलावा वॉल्यूम मेजर से कर सकते हो कि भाई अगर तुम्हारी लिक्विड या ऐसा कुछ है और वॉल्यूम अगर ऊपर नीचे हुई थी यानी रिएक्शन हुई है आगे जाकर। नेक्स्ट है टाइट्रेशन मेथड, भी एक होता है टाइट्रेशन, तो भाई तुम सबने किया हुआ भी होगा लैब में जाके, तो उससे अपन मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि भाई पीएच वगैरह कितनी है आपकी, कितनी मिलीमोल्स मिली इक्विवेलेंट्स वगैरह खर्च हुए हैं, ये सब यूज करके आप निकाल सकते हो कि रिएक्शन किस रेट से जा रही है। फिर ऑप्टिकल मेजरमेंट से भी कर सकते हो कि भाई ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है फ्लूइड का आपका, जो भी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव जैसे सैंपल है,
ठीक है ना। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करके तुम कर सकते हो कि भाई रिएक्शन कितना है। मतलब अगर तुम्हारी जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो तुम देखो अगर तुम्हारा रिएक्टेंट जैसे ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी कम होगी, तो उसको मेजर करके बेसिकली तुम कर सकते हो। ऐसी कुछ बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी को जबरदस्ती फॉर्मूला जानने की इच्छा हो रही है जो एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पे भी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला आता है कि आर इन्फिनिटी माइनस आर टी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स होता है, और आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ए होता है, जहां पे ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम्ड, ठीक है ना। आर इन्फिनिटी जो होती है वो होती है कि ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, टी इक्वल टू टी और टी इक्वल टू आर नॉट पे, ठीक है। टी इक्वल टू टी जीरो पे कितना, टी इक्वल टू जीरो पे कितना ऑप्टिकल रोटेशन है। अब ये क्या है कैसे, इसके बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन कभी क्वेश्चन आ गया तो डिवाइड करके इक्वेट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे कि भाई find the optical rotation at time t if optical rotation at infinity is x, optical rotation at optical infinity is 0 and the reaction is done half। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, फिर वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। अब ये देखो फालतू की पॉइंट थी, इसका कोई यूज नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। सो विद दिस लेट्स एंड दिस लेक्चर और अपन आगे बढ़ेंगे एरेनियस थ्योरी ऑफ रिएक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।